जय हिंद साथियों, मैं आपका प्रभात सर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान और इजराइल अमेरिका की मुख्य बातें, जो इस युद्ध से ये साबित होता है कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। सुनो जरा ध्यान से। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत में अमेरिकी दूतावास के आसपास से धुआं उठता देखा गया। 2 मार्च 2026 दोपहर 1:32 और 36 सेकंड भारतीय समयानुसार 28 फरवरी 2026 को कुवैत में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद कुवैत शहर का ड्रोन से लिया गया दृश्य। रॉयटर्स स्टेफनी मैगी। सार, ईरान इजराइल युद्ध समाचार की मुख्य बातें। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को कुवैत में अमेरिकी दूतावास क्षेत्र के पास धुआं उठता देखा गया, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच संभावित हमले की आशंका पैदा हो गई। सोमवार को कुवैत में अमेरिकी दूतावास के पास धुआं उठता देखा गया, जिससे संभावित सुरक्षा घटना की आशंका बढ़ गई, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य हमलों के बाद भारत ने घरेलू सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संभावित हिंसा के संबंध में अन्य देशों को चेतावनी जारी की है। नवीनतम जानकारी पढ़ें। अमेरिका इजराइल ईरान समाचार लाइव अपडेट्स। एनआई द्वारा उद्धृत अधिकारियों के अनुसार 28 फरवरी के पत्र में विशेष रूप से राज्य अधिकारियों से आग्रह किया गया था कि वे बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में भड़काऊ उपदेश देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों की पहचान करें। सोमवार को इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा मोदी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। मोदी ने लिखा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए फोन पर बात की, हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। भारत शीघ्र युद्ध विराम की आवश्यकता को दोहराता है। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां बढ़ते संघर्ष और नागरिकों की बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर आई है, जहां नई दिल्ली घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है। भारत ने संघर्ष क्षेत्रों में संयम बरतने, संवाद करने और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करने का लगातार आह्वान किया है। और दिखाए 1:31 IST 2 मार्च 2026। सारांश, युद्ध पर हमारी प्रारंभिक कवरेज यहीं समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरामको रिफाइनरी में लगी छोटी आग पर काबू पा लिया गया है। कच्चे तेल के वायदा भाव ने 6,596 रुपए प्रति बैरल का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ। 2 दिनों के भीतर उत्तर पश्चिमी ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमलों में 27 लोग मारे गए। कुवैत में अमेरिकी दूतावास के पास धुआं देखा गया। खाड़ी शहरों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। रुपया 1 महीने के निचले स्तर पर। अमेरिकी कांग्रेस को मंगलवार को ईरान संघर्ष पर जानकारी दी जाएगी। बहरीन के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार ईरानी हमलों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वीडियो पूरा देखना। सुनो, जिंदगी भर युद्ध की तैयारी किया और अब पहले ही दिन मारा गया ईरान का राष्ट्रपति। इसके कुछ इतिहास में जाते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास। ईरान कम से कम 1957 से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें उसे अलग अलग स्तर की सफलता मिली है। इराक के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने 1980 के दशक के अंत में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप ईरान ने 1990 के दशक में इस कार्यक्रम के अनुसंधान में सहयोग के लिए चीन और रूस के साथ समझौते किए। 2002 की गर्मियों में ईरानी असंतुष्ट समूहों से गठित एक संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान नई से ईरान के 2 परमाणु स्थलों के अस्तित्व का खुलासा हुआ, जिन्हें IAEA से छिपाया गया था। 2003 तक राजनयिकों ने एक अभियान शुरू किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गहन प्रयास किए गए। ईरान सहमत हो गया, लेकिन उसने केवल परमाणु ऊर्जा के लिए अपने सेंट्रीफ्यूज रखने पर जोर दिया। हालांकि उसने IAEA को पारदर्शी रिपोर्टिंग करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया और गुप्त गतिविधियां जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप एक विवाद खड़ा हो गया। जून 2004 में फटकार और 1 सितंबर 2005 में IAEA द्वारा गैरनुपालन पाए जाने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भविष्य में मामला भेजे जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2006 में UNSC ने इसे अपनाया। संकल्प 1696 ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को निलंबित करने के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी आह्वान था। अगले कुछ वर्षों में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संवर्धन संबंधी गतिविधियों को निलंबित करने में ईरान की विफलता के लिए उस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले कई प्रस्ताव पारित किए। पहले का अगला 2011 और 2015 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बढ़ते प्रभावों के कारण ईरान की स्थिति बिगड़ गई। अर्थव्यवस्था में 20% की गिरावट आएगी और बेरोजगारी बढ़कर 20% हो जाएगी। 2013 में एक प्रसिद्ध व्यावहारिक नेता हसन रूहानी ने ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने एक वादे पर चुनाव प्रचार किया था, प्रतिबंध हटाना और अर्थव्यवस्था को बहाल करना। अगले 2 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई दौर की द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की और ईरान के नए नेतृत्व के साथ वार्ता में अन्य P5+ एक गठबंधन सदस्यों चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूनाइटेड किंगडम का नेतृत्व किया। इन प्रयासों का परिणाम संयुक्त व्यापक कार्य योजना JPL को अपनाने के रूप में सामने आया। JCPOA पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रमुख पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे मंजूरी दे दी। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2231 प्रतिबंधों में राहत का मार्ग प्रशस्त करता है। JCPOA के तहत ईरान को यह करना आवश्यक था कि 15 वर्षों के लिए समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को 98% तक कम करें, 10 वर्षों के लिए कार्यरत सेंट्रीफ्यूजों की संख्या में 2/3 की कटौती करें और निरीक्षकों को नियुक्त करें। IAEA द्वारा उल्लंघन का संदेह होने पर ईरान को 24 दिनों के भीतर संवर्धन सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि IAEA उल्लंघन की पुष्टि करता है तो JCPOA प्रतिबंधों को तत्काल बहाल करने की अनुमति देता है। 16 जनवरी 2016 को JCPOA के लागू होने के बाद ईरान को कुछ प्रतिबंध प्राप्त हुए। लगभग $100 अरब की प्रतिबंधों में छूट दी गई। हालांकि ईरान ने अपना रुख जारी रखा, बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास करना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन है। ईरान के क्षेत्रीय प्रतिनिधि, हालांकि JCPOA ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया, लेकिन उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहीं। ईरान ने अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को जारी रखा। इसके माध्यम से शिया उग्रवादियों को हथियारबंद करना और प्रशिक्षण देना कुद्स फोर्स, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने मध्य पूर्व में सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ा दिया है। ईरान ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को वर्षों से सैन्य सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके कारण हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया। कुद्स फोर्स ने भी कई तरह की सैन्य सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह को उन्नत सशस्त्र ड्रोन दिए गए, जिन्हें प्रशिक्षित और वित्त पोषित किया गया। सीरिया में 1 लाख शिया लड़ाके, जिन्हें आपूर्ति की गई थी बैलिस्टिक मिसाइलें, और यमन के हौथियों को ड्रोन मुहैया कराएं और इराक में शिया मिलिशिया की मदद की। मिसाइल क्षमता का निर्माण करें। अमेरिकी सरकार ईरान को सबसे बड़ा देश मानती है, आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला सबसे प्रमुख राज्य, जो प्रतिवर्ष $1 अरब से अधिक आतंकवादी वित्तपोषण पर खर्च करता है। इनके बीच अफगानिस्तान, गाजा, लेबनान, पाकिस्तान, सीरिया और यमन में IRGC कुद्स फोर्स के सहयोगी बलों की संख्या क्रमशः 140,000 और 185,000 है। ईरान के साथ ट्रंप का पहले कार्यकाल का टकराव, क्योंकि JCPOA में केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र था, उसके संशोधनवाद या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का नहीं। इसलिए ट्रंप प्रशासन के पहले चरण में अमेरिका ने समझौते से खुद को अलग कर लिया और अधिक व्यापक समझौते की तलाश करने का वादा किया। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत की। ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों ने यूरोपीय देशों से JCPOA से हटने की मांग की, जो एक नई रोकथाम रणनीति का हिस्सा था। अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस विवाद को जन्म दिया। ईरान को पिछले 40 वर्षों में सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, जिससे ईरानी तेल निर्यात आधे से अधिक कम हो गया है। ईरानी कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना, जबकि ट्रंप प्रशासन ने ईरान को दबाव में लाने के लिए अधिकतम दबाव की रणनीति अपनाई। बातचीत की मेज पर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर JCPOA के प्रतिबंधों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। अप्रैल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जब ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सैनिकों पर संभावित ईरानी हमलों की खुफिया जानकारी मिली, तो उसने मध्य पूर्व में बमवर्षक विमान, विमान वाहक पोत और अतिरिक्त बल तैनात कर दिए। अगले महीने के दौरान
हॉर्मुज जलद मरुमध्य में या उसके आसपास 6 तेल टैंकरों पर हमला किया गया, जिसके लिए अमेरिकी सरकारी अधिकारियों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। जून 2019 के अंत में ईरान ने एक अमेरिकी विमान को गिरा दिया। हॉर्मुज जलद मरुमध्य में ग्लोबल हॉक ड्रोन। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया साइबर हमले और थोपे जाने कि इसके जवाब में नए प्रतिबंध लगाए गए। 31 दिसंबर को ट्रंप ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनों का समर्थन करने के लिए ईरान को दोषी ठहराया। कुछ दिनों बाद तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक व्यक्ति को मार डाला। बगदाद में हुए हवाई हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि वो अब इन नीतियों का पालन नहीं करेगा। परमाणु समझौते के तहत प्रतिबंधों के कारण और ये गलती सहाय अलर्ट पर रहते हुए एक यूक्रेनी यात्री विमान को मार गिराया। 2020 के अंत में ट्रंप ने अलर्ट को और भी कड़ा कर दिया। प्रतिबंध और ईरान ने एक शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद इसने परमाणु समझौते की सीमाओं से कहीं अधिक स्तर तक यूरेनियम संवर्धन को बढ़ावा दिया। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष। अक्टूबर 2023 में अमेरिका के करीबी सहयोगी इजराइल और ईरान समर्थित फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध छिड़ने से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों ने गाजा पट्टी में इजराइल के सैन्य घुसपैठ के विरोध में हमले तेज कर दिए, जिनमें 100 से अधिक हमले शामिल हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर 200 हमले हुए। इसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 26 अक्टूबर 2023 को ईरान समर्थित 2 ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश दिया और 2 फरवरी 2024 को इन दोनों देशों में ईरान से जुड़े 85 और ठिकानों पर हमले किए। यमन में हौथी और लेबनान में हिजबुल्लाह, जो ईरान के प्रतिरोध के दोनों सहयोगी हैं, ने भी लाल सागर और लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा से हमले किए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर इसके फैलने की आशंका बढ़ गई। 2024 में इजराइल और ईरान के बीच टकराव अप्रत्यक्ष, परोक्ष आधारित शत्रुता से हटकर सीधे हमलों के आदान प्रदान में बदल गया। 1 अप्रैल को एक संदिग्ध सीरिया के दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमले में ईरान के 2 जनरल और 5 सैन्य सलाहकार मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक हमले किए। ड्रोन और मिसाइल हमले। पहली बार ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया गया। हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की इजराइल द्वारा हत्या के बाद ईरान ने हमला शुरू किया। अक्टूबर 2024 में इजराइल के खिलाफ 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इसके बाद इजराइल ने अपनी मिसाइलें दागी। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला, जिसमें उसकी हवाई सुरक्षा और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के नेतृत्व का सफाया, साथ ही सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन ने 2024 में ईरान के प्रतिरोध के ध्रुव को काफी कमजोर कर दिया। 2025 में सत्ता में लौटने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ अपने अधिकतम दबाव अभियान को फिर से शुरू किया और साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत भी शुरू की। 2018 में अमेरिका द्वारा JCPOA परमाणु समझौते से हटने के बाद से ये पहली प्रत्यक्ष अमेरिकी ईरान वार्ता है। इजराइल इन वार्ताओं का पूर्णतः विरोधी रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इजरायली अधिकारियों का तर्क है कि परमाणु हथियार विकसित करने के ईरान के गुप्त प्रयास क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल देंगे, जिससे इजराइल के अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आई ने घोषणा की कि ईरान 20 वर्षों में पहली बार अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने एक गुप्त यूरेनियम संवर्धन स्थल खोलने की घोषणा की। अगले दिन इजराइल ने एक ईरान के खिलाफ एकतरफा सैन्य हमला, जिसमें परमाणु सुविधाओं, मिसाइल कारखानों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यह बयान दिया। ईरान ने इस हमले को युद्ध का कृत्य घोषित किया और जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अभियान को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का अंतिम उपाय बताया। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तेजी से उन्होंने इजरायल के उद्देश्यों के प्रति समर्थन व्यक्त किया और तेहरान में सत्ता परिवर्तन के प्रति अपनी तत्परता का संकेत दिया। इजराइल और ईरान के बीच एक सप्ताह तक चले हवाई हमलों के बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21 जून को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हुए ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि इन हमलों से ईरान की हथियार योग्य यूरेनियम प्राप्त करने की क्षमता में काफी कमी आई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के प्रमुख ने आकलन किया कि कार्यक्रम में कुछ महीनों की ही देरी हुई है। ट्रंप किसी अन्य देश के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और किसी विरोधी पर हमले में इजराइल का खुलकर साथ देने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। ईरान ने 23 जून को कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी सेना पर मिसाइल हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रंप ने उसी दिन बाद में युद्ध विराम की घोषणा की। ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।